एप्लीकेशन है इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड एप्लीकेशन हमने देखा है इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप नोट करो कोहलरैश लॉ का थर्ड एप्लीकेशन लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट in determination of solubility product of a sparingly soluble salt स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्ट जो वाटर में या सॉल्वेंट में बहुत कम सॉल्युबल है या नेग्लिजिबली सॉल्युबल है, ऐसे सॉल्ट को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। तो इन डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो अब देखो कैसे हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो जैसे मान लो हमने एक सॉल्ट कंसीडर किया, कंसीडरिंग a sparingly soluble salt, considering a sparingly soluble salt AmBn, ठीक है। अब देखो इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते, तो ये वाटर में डिसॉल्व करके कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करके कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करता है। अगर इस सॉल्ट का की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो यहां पे आप इस बात को नोट कर लो, इफ इट्स सॉल्युबिलिटी is S मोल पर लीटर, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो देखो उस सिचुएशन में क्या होगा। अगर इसका S मोल डिसॉल्व होता है तो इस आयन का MS मोल और इस आयन का NS मोल पर लीटर प्रोड्यूस होगा। इस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में वो MS मोल पर लीटर होगा और इस आयन का कंसंट्रेशन NS मोल पर लीटर होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो फिर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अगर हम कंसीडर करें तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AN पॉजिटिव टू द पावर M into concentration of Bm negative to the power n होना चाहिए। यह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन होगा लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके। तो KSP is equal to concentration of AN positive to the power m into concentration of Bm negative to the power n। तो अब अगर हम इन कंसंट्रेशन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा MS to the power m into NS to the power n, तो ये आ जाएगा m to the power m into n to the power n multiplied by s to the power m plus n। ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
Ksp is equal to m to the power m into n to the power n multiplied by s to the power m plus n. ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखो, हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें सॉल्युबिलिटी वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सॉल्युबिलिटी वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो अब देखो सॉल्युबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salt. Determination of solubility of sparingly soluble salt. तो अब देखो इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें पता है since molar conductivity is equal to 1000 into conductivity divided by molarity, ठीक है, ये होता है since molar conductivity is equal to 1000 into conductivity divided by molarity। तो अब आप यहां पे नोट करो, लिखो if solution is infinitely dilute, if solution is infinitely dilute, if solution is infinitely dilute, then dissociation of, if solution is infinitely dilute, then dissociation of sparingly soluble salt, then dissociation of sparingly soluble salt is almost complete. If solution is infinitely dilute, then dissociation of sparingly soluble salt is almost complete. Under such condition, solubility of sparingly soluble salt, under such condition solubility of sparingly soluble salt, under such condition solubility of sparingly soluble salt is approximately equal to its molarity. Under such condition solubility of sparingly soluble salt is approximately equal to its molarity. Under such condition solubility of sparingly soluble salt is approximately equal to its molarity. तो अब जरा एक बात समझो बेटा, बोल रहा है कि अगर सोल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी अमाउंट सॉल्ट का आप डिसॉल्व करोगे, जितना भी अमाउंट सॉल्ट का आप सोल्यूशन में ऐड करोगे, वो सारा का सारा अमाउंट वहां पे डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर सारा का सारा अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, तो जो सॉल्ट की मोलारिटी है वही उसकी सॉल्बिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम ये बोल सकते, क्योंकि इनफाइनाइटली डाइल्यूट स्टेट पे ऐसा ऑब्जर्व होता है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय इनफाइनाइटली डाइल्यूट स्टेट पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 into conductivity divided by solubility। मोलारिटी अब क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो यहां से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1000
into conductivity divided by limiting molar conductivity. ये आ जाएगा सॉल्विटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सॉल्विटी आ जाएगा, और सॉल्युबिलिटी अगर आ गया तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू m to the power m into n to the power n multiplied by s। तो s की जगह पे ये आ जाएगा ये सॉल्विटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन होगा। तो ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और एप्लीकेशन लिखो, ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, इन डिटर्मिनेशन ऑफ ionic product, in determination of ionic product of water, in determination of ionic product of water। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा है। आयनिक प्रोडक्ट Kw is equal to hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration। Ionic product Kw is equal to hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration। अब देखो, अगर हम कंसीडर करें फॉर प्योर वाटर, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, फॉर प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। देयरफॉर Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें Kw निकालना है, तो Kw निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वैल्यू या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां पे आप बोल सकते हो फॉर प्योर वाटर
for pure water, hydrogen ion concentration is equal to hydroxyl ion concentration, and this is equal to concentration of water dissociated. जितना कंसंट्रेशन वाटर का डिसोसिएट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा. तो फॉर प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिसोसिएटेड. अच्छा, एक बात और, अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर को आप एक इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन मान सकते हो. मतलब वहां पे सोल्यूट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब एक तरीके से सोल्यूट नहीं है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी प्योर वाटर के लिए वो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगी. तो फॉर प्योर वाटर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ionic conductivity of hydrogen ion, limiting ionic conductivity of hydrogen ion plus limiting ionic conductivity of hydroxyl ion. ये हम कोलरैश लॉ के बेसिस पे लिख सकते हैं. Limiting molar conductivity of water is equal to ये limiting ionic conductivity of hydrogen ion plus limiting ionic conductivity of hydroxyl ion, and this is equal to 1000 into conductivity of water, 1000 into conductivity of water divided by C. अब ये C क्या है, C है concentration of water dissociated. ठीक है, यहां पे आप लिख लेना where C is concentration of water dissociated. C is concentration of water dissociated. ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. ये सारी बात समझ में आ रही है ना सबको? भाई देखो, ये लिमिट, अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर एक इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस आप उसको ले सकते हो. तो वहां पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वाटर की वो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के सम के बराबर होगी. एंड दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ वाटर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिसोसिएटेड. तो हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिसोसिएटेड. तो फिर हम ये लिख सकते हैं therefore concentration of water dissociated C is equal to 1000 into conductivity of water upon lambda H positive naught plus lambda OH negative naught. ये लिख सकते हैं. तो फिर हमें निकालना है KW. This implies KW is equal to C square. तो C square यानी कि आ जाएगा 1000 into conductivity of water divided by limiting ionic conductivity of hydrogen ion plus limiting ionic conductivity of hydroxyl ion का स्क्वायर. इस तरीके से आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हो. ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया बेटा? इसका पूरा डेरिवेशन? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो.
देखो a Deci normal solution, a Deci normal solution, a Deci normal solution, Deci normal का मतलब 0.1 normal. 1/10 normal, 0.1 normal. A Deci normal solution of sodium chloride, a Deci normal solution of sodium chloride has conductivity 0.0092 Simon per centimeter. 0.0092 Simon per centimeter. आगे लिखो if ionic conductivity of sodium ion and chloride ion, if ionic conductivity of sodium ion and chloride ion at the same temperature, if ionic conductivity of sodium ion and chloride ion at the same temperature are 43 and 65 Simon centimeter square per mole respectively at infinite dilution. ये मतलब ये limiting value. If ionic conductivity of sodium ion and chloride ion at the same temperature are 43 and 65 Simon centimeter square per mole respectively at infinite dilution. Calculate the degree of dissociation of sodium chloride solution. Calculate the degree of dissociation of sodium chloride solution. Solve करो. .85 is correct answer. सही है. देखो यहां पे आपको चाहिए अल्फा. तो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन डाइल्यूशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो ये होता है अल्फा.
तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोहलरैश लॉ से निकल जाएगी। तो ये होना चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये आ जाएगा 108 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? आप देखो यहाँ पे डेसी नॉर्मल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, और सोडियम क्लोराइड का वैलेंसी फैक्टर 1 है। इसकी जो नॉर्मलिटी होगी वही मोलारिटी होगी। तो ये यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी 0.1 है, मोलारिटी भी 0.1 होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी, 1000 इंटू कंडक्टिविटी, 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी 0.1। तो ये आ जाएगा 92 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी भी पता चल गई और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी पता चल गई, तो फिर अल्फा आप निकाल सकते हो। तो अल्फा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 92 अपॉन 108, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.85 आता है। क्लियर है? सबको समझ में आया मेथड? सर एक सेकंड नोट करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ये नीचे होना चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे ले नहीं जाना चाहता था, इस वजह से ये भी लिख दिया। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो the molar conductivity of acetic acid solution, the molar conductivity of acetic acid solution, the molar conductivity of acetic acid solution, the molar conductivity of acetic acid solution at infinite dilution, the molar conductivity of acetic acid solution at infinite dilution is 390.7. 390.7 Simon centimeter square per mole. ये गिवन है। Calculate the molar conductivity. Calculate the molar conductivity. Calculate the molar conductivity of 0.01 molar. 0.01 molar. Calculate the molar conductivity of 0.01 molar acetic acid solution. Acetic acid solution, given that the dissociation constant of acetic acid, given that the dissociation constant of acetic acid is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. Given that the dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 power minus 5. Solve करो।
15.628 काफी क्लोज है। 16.57 ये अप्रोक्सीमेटली 16 आता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एसिटिक एसिड गिवन है, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K है। अगर हम इसका कंसंट्रेशन C लें इनिशियली और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो फिर K का एक्सप्रेशन आप निकालोगे तो आ जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आप बोलोगे सिंस एसिटिक एसिड is a weak acid, therefore alpha is much less than that of 1. This implies K is equal to C alpha square. ये हम लिख सकते हैं K is equal to C alpha square. अब अगर आप यहां पे देखो तो K वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, तो अल्फा निकाल सकते हैं। Therefore 1.8 into 10 to the power minus 5 is equal to C वैल्यू क्या गिवन है 0.01, हाँ 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अगर हम अल्फा वैल्यू को देखें तो अल्फा वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ ये 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 या 18 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये लिख सकते हैं। यानी कि अंडर रूट 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2, ये अल्फा आ जाएगा। और अगर ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि 390.7 गिवन, 390.7। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16.02 आती, 16.02 आती। ठीक है बेटा, 16.57 आता है। चलो अगर कैलकुलेटर यूज किया है तो भाई फिर तुम ज्यादा सही होगे। फिर मैं अप्रोक्सीमेटली भी हटा देता हूं। 16.57 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो the conductivity of a saturated solution, the conductivity
of a saturated solution, the conductivity of a saturated solution of silver bromide, the conductivity of a saturated solution of silver bromide is equal to 8.486 रिपीट कर दो एक बार हाँ क्या बोल रहे हो सर क्वेश्चन रिपीट कर दो हाँ the conductivity of a saturated solution, the conductivity of a saturated solution of silver bromide, the conductivity of a saturated solution of silver bromide is 8.486 into 10 power minus 7 Simon per centimeter. Simon per centimeter at 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade. आगे लिखो conductivity of pure water. Conductivity of pure water at 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade is 0.75 into 10 power minus 6 Simon per centimeter. The conductivity of pure water at 25 degrees centigrade is 0.75 into 10 power minus 6 Simon per centimeter. आगे लिखो given limiting molar conductivity. Given limiting molar conductivity. Given limiting molar conductivity for potassium bromide, silver nitrate and potassium nitrate. Limiting molar conductivity for potassium bromide, silver nitrate and potassium nitrate are 137.4, 137.4, 133 and 131 Simon centimeter square per mole respectively. 137.4, 133 and 131 Simon centimeter square per mole respectively. Simon centimeter square per mole respectively. Calculate the solubility. Calculate the solubility of silver bromide. Calculate the solubility of silver bromide in gram per liter. In gram per liter. तो इस solubility of silver bromide निकालना है यहाँ पे. पढ़ो क्वेश्चन को.
तो हाँ भाई, सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को? यस सर। बताओ कैसे करोगे? जैसे सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट इनटू कप्पा। 1000 अपॉन कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, नहीं सर, 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनटू मतलब कप्पा, ये वाला फॉर्मूला। अरे सॉल्विटी तो हो जाएगा 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। आप ठीक है फिर? सॉल्यूशन का दे रखा है, AgBr के सॉल्यूशन का दे रखा है, वाटर का अलग दे रखा है, तो हम सॉल्यूट का निकाल लेंगे कंडक्टिविटी। वो कैसे निकाल लोगे भाई? कंडक्टिविटी से माइनस कर देंगे AgBr की H2O से, AgBr के सॉल्यूशन के H2O से। क्यों क्यों माइनस कर दोगे? क्योंकि सर ये AgBr के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है और ये वाटर की अकेले, तो हमें तो सिर्फ AgBr की चाहिए ना। कंडक्टिविटी के बारे में कुछ पता है? वैसे ये जो भी बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं। जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, कंडक्टिविटी एक एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? कंडक्टिविटी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम कंसीडर करें तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। हमें यहां पे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो देखो, अब तक हम क्या करते आए हैं? अब तक हम कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट लेते आए हैं हर जगह, बिकॉज हम ये मान करके चल रहे थे कि सॉल्वेंट का कंडक्टिविटी में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, जो भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी मेनली सॉल्यूट की वजह से है। सॉल्वेंट का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आप देखो, सॉल्वेंट की जो कंडक्टिविटी है वो 7.5 इंटू 10⁻⁷ है और पूरे सोल्यूशन की 8.486 इंटू 10⁻⁷ है। तो मतलब सॉल्वेंट की जो कंडक्टिविटी है वो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी के कंपेरेबल है। इस वजह से हम यहां पे सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें सोल्यूट की कंडक्टिविटी चाहिए तो सोल्यूट की कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हमें सोल्यूशन की कंडक्टिविटी में से सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पे हम ये लिखेंगे, therefore conductivity of solute है सिल्वर ब्रोमाइड, is equal to conductivity of solution minus conductivity of solvent। तो ये आ जाएगा 0.986 इंटू 10⁻⁻⁷ साइमन पर सेंटीमीटर। ये सल्यूट की कंडक्टिविटी। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ ना सबको? जैसे हम बोलते हैं ना कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो मेनली जो है वो एसिड या बेस की वजह से होगा, उसमें सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन हमेशा सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, वही बात इधर भी है कि जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जो कंडक्टिविटी है वो नेग्लिजिबल होता है,
हम सल्यूट का कंट्रीब्यूशन को मेनली कंसीडर करते हैं, बट हमेशा सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट कर पाए ये जरूरी नहीं। जैसे इस वाले केस में आप देखो सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है, तो हमें सॉल्वेंट की कंडक्टिविटी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां से कंडक्टिविटी ऑफ सल्यूट आ गया। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी। तो हमें पता है सिंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, therefore solubility is equal to 1000 into conductivity divided by limiting molar conductivity. 1000 into conductivity divided by limiting molar conductivity. तो अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड निकालना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ये निकालना है, ये हमें नहीं पता है। कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड हम निकाल चुके हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड हमें पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता है। अगर ये पता चल जाए तो फिर हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड कैसे निकालेंगे? तो ये इसको निकालने के लिए कुछ वैल्यूज, कुछ इनडायरेक्ट वैल्यूज जो है गिवन है। जैसे अब आप यहाँ पे देखो KBr के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सिल्वर नाइट्रेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और पोटेशियम नाइट्रेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू गिवन है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे AgBr कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? तो KBr प्लस AgNO3, KBr प्लस AgNO3 गिव्स AgBr प्लस KNO3, ये बोल सकते हैं। कोहलरैश लॉ को अगर आप कंसीडर करो तो कोहलरैश लॉ ये बोलता है कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट स्टेट पे अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तो हर आयन का अपना डेफिनिट कंट्रीब्यूशन होता है इन टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और वो जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो काउंटर आयन के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि उसके साथ एनायन क्या, उसके साथ दूसरा आयन क्या प्रेजेंट है, फिर उसका कोई रोल नहीं रह जाता। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो आयन रिएक्टेंट साइड में है वही आयन प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में K पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड में भी K पॉजिटिव है। रिएक्टेंट साइड में Br नेगेटिव है, प्रोडक्ट साइड में भी Br नेगेटिव है। रिएक्टेंट साइड में Ag पॉजिटिव है, प्रोडक्ट साइड में भी Ag पॉजिटिव है। रिएक्टेंट साइड में NO3 नेगेटिव है, प्रोडक्ट साइड में NO3 नेगेटिव है। मतलब जो आयन रिएक्टेंट साइड में है वही आयन प्रोडक्ट साइड में है। तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट स्टेट पे क्या होगा कि K पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ प्रेजेंट है या NO3 नेगेटिव के साथ प्रेजेंट है, ये मैटर नहीं करता। सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन के साथ प्रेजेंट है या सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन के साथ प्रेजेंट है, ये मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब कि जो जो आयन रिएक्टेंट साइड में है वही आयन प्रोडक्ट साइड में है। तो इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंट होगा वो टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूट स्टेट। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो फिर हम यहां पे बोल सकते हैं फ्रॉम कोहलरैश लॉ limiting molar conductivity of potassium bromide plus limiting molar conductivity of silver nitrate is equal to limiting molar conductivity of silver bromide plus limiting molar conductivity of potassium nitrate। ये चार टर्म है, यहाँ पे तीन टर्म आपको पता है, चौथे को आप निकाल सकते हो। तो फिर आप ये लिख सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड 137.4 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 133 है,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड निकालना है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 131। इस तरीके से अगर आप देखो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड 139.4 आ जाएगा। Therefore, limiting molar conductivity of silver bromide is equal to 139.4 Simon centimeter square per mole. This implies solubility is equal to 1000 into conductivity 0.986 into 10 to the power minus 7. 0.986 into 10 power minus 7, 1000 into conductivity upon limiting molar conductivity 139.4. ये मोल पर लीटर में आएगा बेटा। तो अगर इसको ग्राम पर लीटर में लिखना है तो याद आएगा 0.986 into 10 power minus 4 अपॉन 139.4। अब मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, तो 188 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। अब ये आप कैलकुलेट करके देखो। ये कितना आता है कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.33 into 10 power minus 4 ग्राम पर लीटर आ रहा है। तो ये पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज molar ionic conductivities of a bivalent electrolyte, molar ionic conductivities of a bivalent electrolyte, molar ionic conductivities of a bivalent electrolyte are 57 and 73, 57 and 73, 57 and 73. Then determine the molar conductivity. Then determine the molar conductivity of the solution. Then determine the molar conductivity of the solution. ठीक है, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहां पे 4 ऑप्शन गिवन है, 130, 65, 187 and 260।
क्या है? हाँ भाई जितेंद्र सर, क्या यस कुछ सर। कुछ हाँ। बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर, बुकलेट सेंटर पे प्रिंट करा के आ गई है, हम्म। सभी लोग ले जाएं कल। अच्छा ठीक है। और जो तुम्हारे सेंटर पर नहीं आ सकते उनके लिए क्या करोगे? वो पीडीएफ से काम चला लें। करनाल वालों के लिए राकेश का प्लान था, एक दिन जाएंगे, 1-2 दिन के बाद वो दे आएंगे। चलो ठीक। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं स्वयं के लिए। स्वयं देखो, क्वेश्चन में गिवन है मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ अ बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट आर 57 and 73. Molar ionic conductivities of a bivalent electrolyte are 57 and 73. Then the molar conductivity of the solution. Then determine the molar conductivity of the solution. दीक्षांत कैसे निकाला 187? सर जैसे मोलर कंडक्टिविटी बायोलेंट इलेक्ट्रोलाइट की देर उन्होंने ऐड कर दिया, 130 आ रहे हैं ऐड करके। तो सर इसमें हम आपने बताया था सोलवेंट का नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो सोलवेंट का भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी सोलवेंट की। बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? वैलेंसी 2 है। बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि कैटायन या एनायन में से कोई एक बाइवैलेंट है और दूसरा मोनोवैलेंट। फॉर्मूला ऑफ बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट is either AB2 और A2B। ये होगा मतलब यहां पे जैसे कैटायन बाइवैलेंट हो गया, एनायन मोनोवैलेंट हो गया, इसमें कैटायन मोनोवैलेंट हो गया, एनायन बाइवैलेंट हो गया, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि फिर इसकी जो आपसे पूछा गया कि इसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्या होगी, तो अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, जैसे फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 57 प्लस 2 इंटू 73। 57 प्लस 2 इंटू 73 या तो ये होगा, तो अगर आप इसको देखो तो ये कितना आ रहा है 2 इंटू 73 146, 146 प्लस 57 कितना आ रहा है? वन 146 प्लस 57 203। 203। अब 203 यहां ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो फिर हम दूसरी वैल्यू देखेंगे, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 57 A2B के करस्पॉन्ड 2 इंटू 57
प्लस 73, 2 into 57 प्लस 73। तो अगर आप इसके बेसिस पे देखो, इसके बेसिस पे ये क्या आ रहा है, 114 प्लस 73, 187। 187 इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? यस सर। अब देखो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसपे मतलब जिसपे बेस मतलब ये टर्म समटाइम्स जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं, और अगर आपको ये टर्म नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे एक टर्म आयनिक मोबिलिटी है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं कंडक्टेंस मेजरमेंट में। तो बात आती है ये आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। आयनिक मोबिलिटी, इसकी डिफिनीशन लिखो। आयनिक मोबिलिटी की डिफिनीशन लिखो। लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड, distance traveled by an ion per second under a potential gradient, under a potential gradient, under a potential gradient, potential gradient का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, under a potential gradient of 1 volt per centimeter, under a potential gradient of 1 volt per centimeter is called ionic mobility, is called ionic mobility. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड under a potential gradient of 1 volt per centimeter is called ionic mobility. तो अगर हम आयनिक मोबिलिटी को कंसीडर करें, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी, आयनिक मोबिलिटी is equal to ionic velocity. Ionic velocity मतलब distance traveled by an ion per second. तो ionic mobility is equal to ionic velocity divided by potential gradient. ये होता है आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब देखो, एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर, डिफिनीशन लिखो ट्रांसपोर्ट नंबर की। लिखो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, fraction of total current carried by a particular type of ion, fraction of total current carried by a particular type of ion
is called its transport number, is called its transport number, is called its transport number. ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर करते हैं केटैन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटैन T positive is equal to U positive upon U positive plus U negative. Transport number of cation T positive is equal to U positive upon U positive plus U negative. तो अब बात आती है U positive और U negative क्या है, लिख लो. Where U positive and U negative, where U positive and U negative are the ionic mobilities, where U positive and U negative are the ionic mobilities of cation and anion respectively, where U positive and U negative are the ionic mobilities of cation and anion respectively. अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन का एक्सप्रेशन ये है, तो फिर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन का एक्सप्रेशन ये होना चाहिए. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन का एक्सप्रेशन ये होना चाहिए. तो फिर टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर एक फ्रैक्शन है और आपको पता है टोटल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है. तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब बात आती है कि जो ये जैसे हम आयनिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो आयनिक कंडक्टिविटी और आयनिक मोबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होती है. आयनिक कंडक्टिविटी ionic conductivity of cation lambda positive is equal to Z positive into U positive. Ionic conductivity of cation lambda positive is equal to Z positive into U पॉजिटिव. तब इसमें U पॉजिटिव क्या है, क्या है U पॉजिटिव, आयनिक मोबिलिटी. हाँ अभी बताया था. U पॉजिटिव इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन. और Z पॉजिटिव क्या है यहां पे, Z पॉजिटिव ये है 1 फैराडे. जेड पॉजिटिव जो है ना ये 1 फैराडे के इक्वल. जेड पॉजिटिव इज 1 फैराडे. तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि ये वाला जो फैक्टर है यू पॉजिटिव फैक्टर, यू पॉजिटिव फैक्टर क्या अकाउंट करता है कि आयन कितना फास्ट मैनर में सॉल्यूशन में मूव कर रहा है. ये यू पॉजिटिव जो है इसको अकाउंट करता है. और जेड पॉजिटिव क्या अकाउंट करता है, जेड पॉजिटिव ये अकाउंट करता है कि वो आयन कितना चार्ज कैरी कर रहा है. U पॉजिटिव से हमें क्या पता चल रहा है, आयन की मोबिलिटी.
के बारे में पता चल रहा है, और जेड पॉजिटिव से हमें क्या पता चल रहा है, वो आयन कितना चार्ज कैरी करता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आयनिक कंडक्टिविटी होती है। तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन लैम्डा पॉजिटिव इज इक्वल टू जेड पॉजिटिव इंटू यू पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन इज इक्वल टू जेड नेगेटिव इंटू यू नेगेटिव। यहां पे जेड नेगेटिव भी 1 फैराडे। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है, फिर से रिपीट करो। दोनों की वैल्यू सेम है, जेड पॉजिटिव जेड। हाँ, जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव वैल्यू सेम है, और ये 1 फैराडे के इक्वल है, मतलब 96,500 कूलम। ये फिर साइन डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा? बेसिकली एक तरीके से 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैटायन कितना चार्ज कैरी कर रहा है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एनायन कितना चार्ज कैरी कर रहा है, उसको ये अकाउंट करता है। ओके सर। अब ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, आयनिक मोबिलिटी का कंसेप्ट और ट्रांसपोर्ट नंबर का कंसेप्ट, ये एनसीईआरटी में कहीं डिस्कस नहीं हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, वो भी कुछ रेयर क्वेश्चन के लिए। अब अगला कंसेप्ट आता है यहां पे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन लिखो, लिखो। द पर्पज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, the purpose of conductometric titration, the purpose of conductometric titration is to determine, the purpose of conductometric titration is to determine the equivalence point of the reaction. The purpose of conductometric titration is to determine the equivalence point of the reaction. Equivalence point of the reaction. तो अब देखो बात आती है कि हमारे पास तो ऑलरेडी कई सारे टाइट्रेशन प्रोसीजर है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी टाइट्रेशन के कुछ प्रोसीजर अवेलेबल हैं, तो फिर ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? इसका जवाब ये है कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हम टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, उनमें सबसे एक्यूरेट मेथड यही है, इक्विवेलेंस पॉइंट को मेजर करने के लिए। बाकी जो मेथड्स हैं उनको जब आप यूज करते हो तो वो इंडिकेटर पे डिपेंड करने वाले मेथड्स होते हैं। तो इंडिकेटर के सिलेक्शन में अगर गड़बड़ हो रही है तो नेचुरल सी बात है कि इक्विवेलेंस पॉइंट का जो मेजरमेंट आप करोगे उस टाइट्रेशन के थ्रू, वो मेजरमेंट भी सही नहीं होगा। जबकि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को अगर हम कंसीडर करें तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन किसी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू को, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू और जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हम यूज कर रहे हैं उनके बीच में हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उनके बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड के बीच में। और फिर हम ये देखते हैं कि जो कर्व है, कर्व के नेचर में कहां पे चेंज आ रहा है, मतलब कर्व की जो यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, उस यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक में कहां पे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे कर्व के नेचर में चेंज आएगा वो पॉइंट जो है इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अब चेंज क्यों आता है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, तो आप नोट करो, लिखो। इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, in conductometric titration, in conductometric titration,
error in measurement of in conductometric titration, error in measurement of equivalence point. In conductometric titration, error in measurement of equivalence point is minimum. Error in measurement of equivalence point is minimum. Therefore, this is the best method. Therefore, this is the best method. Therefore, this is best method for measuring the equivalence point of the reaction. For measuring the equivalence point of the reaction. अब कैसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट को मेजर करते हैं उसके बारे में लिखो. In conductometric titration, error in measurement of equivalence point. In conductometric titration, error in measurement of equivalence point is minimum. Therefore, this is the best method. Therefore, this is the best method for measurement of equivalence point. For measurement of equivalence point. पैरा चेंज करके लिखो. पैरा चेंज करके लिखो. In this method we draw. In this method we draw a curve. In this method we draw a curve between. In this method we draw a curve between molar conductivity. In this method we draw a curve between molar conductivity and volume of titrant added. In this method we draw a curve between molar conductivity and volume of titrant added. आगे लिखो. The moment at which sudden change in the nature of the curve. The moment at which sudden change in the nature of the curve is obtained. The moment at which sudden change in the nature of the curve is obtained, is observed. The moment at which sudden change in the nature of the curve is observed is the equivalence point of the reaction. Is the equivalence point of the reaction. Is the equivalence point of the reaction. तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बोल रहे हैं कि यहां पे हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं. कर्व किसके बीच में ड्रॉ करते हैं? बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में. ठीक है. कर्व हम यहां पे ड्रॉ करते हैं बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में. और फिर हम ये देखते हैं कि कर्व के नेचर में कहां पे चेंज आ रहा है. जैसे मान लो कि पहले वैल्यू, अब एक सिचुएशन है कि मान लो पहले वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही थी लीनियरली, और अचानक से फिर ये वैल्यू जो है चेंज होना बंद हो जाती, कांस्टेंट हो जाती.
तो इसका मतलब यहाँ पे कर्व के नेचर में चेंज आया। अभी ये मैं कोई एक स्टैंडर्ड कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कर्व के नेचर में चेंज आया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इक्वलेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कर्व जो है पहले इंक्रीज कर रहा हो और फिर अचानक से वो कांस्टेंट हो जाए। पहले वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू इंक्रीज करो, फिर वो कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब फिर ये वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इक्वलेंस पॉइंट आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि पहले ये इंक्रीज कर रहा हो और फिर अचानक से ये डिक्रीज करने लगे, तो फिर ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वलेंस पॉइंट हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि कहां पे कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व होगा वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, और इसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन करते हैं। बाकी कर्व का वेरिएशन क्यों है, क्यों कर्व के नेचर में सडन चेंज ऑब्जर्व हो, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग वजह से होता है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन से केसेस ऑब्जर्व होते हैं उनकी एनालिसिस मैं कल की क्लास में करूंगा, ठीक है। तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो डिस्कशन है अलग अलग केसेस का, उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।